बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की रिसेंट सिचुएशन के हवाले से फवाद चौधरी को अरेस्ट करना वगैरह, ये सारा का सारा तमाशा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेजर आदिल राजा की बात के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। आदिल राजा या आदिल राजा, इनके हवाले से बात करूंगा कि ये जो कहते हैं एक तरफ है मारखोर, दूसरी तरफ है हरामखोर, तो मारखोर बेचारे क्या करे, पाकिस्तान की आवाम को सब कुछ करना पड़ेगा। ये जो स्टैंड है मेजर आदिल राजा का, इसके ऊपर थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे कि मारखोर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड क्या है और चौधरी परवेज इलाही कितनी बारीकी से गेम डाल रहे हैं और कैसे चौधरी परवेज इलाही दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान को ये बता दिया कि मैं आपका बंदा हूं, आपके खातर मैंने असेंबलियां भी तोड़ दी, और दूसरी तरफ जो निगरान वजीर आला आया है वो भी चौधरी परवेज इलाही के करीब तरह है और पीपल्स पार्टी के करीब तरह। सो चौधरी परवेज इलाही कैसे खप डाल रहे हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ इस ऑडियो लॉग के अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं बातों को। सबसे पहले बात करते हैं फवाद चौधरी का अरेस्ट। ये मतलब ऐसे अरेस्ट किया गया है कि आर्मी चीफ को गुस्सा आ गया होगा, उन्होंने ऑर्डर वगैरह दे दिए होंगे, और ये सरासर जो अरेस्ट होते हैं ना, ये सरासर पंजाब पुलिस वगैरह करती है। और ये सिंपल सी बात ये बताती है कि पीटीआई ने अगर मॉडल टाउन वाले लोगों का एहतसाब किया होता तो आज पुलिस की ये हिम्मत वगैरह ना होती कि ये गुंडागर्दी इस तरह से कर सकती या 25 मई के वाकयात वगैरह कर सकती। ये तो पीटीआई की कमजोरी है कि पीटीआई ने मॉडल टाउन के केस के ऊपर हाथ नहीं डाला, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पुलिस वाले बच गए। उसके बाद उन्होंने 25 मई कर दिया, उसके बाद जाकर इसी ब्यूरोक्रेसी ने आज दोबारा से अरेस्ट कर दिया और पुलिस ने अरशद शरीफ के खिलाफ केसेस वगैरह कर दिए। सो ये जितने भी अरेस्ट होंगे, जितना भी गंद पुलिस वगैरह फैलाएगी, इसका सरासर इल्जाम आएगा पीटीआई के ऊपर कि पीटीआई ने पुलिस के अंदर क्या किया। क्या पीटीआई ने पुलिस वालों को सजाएं दिलवाई? क्या पीटीआई बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पीटीआई वालों ने कि पुलिस वालों को सजा दे, कि पुलिस वालों को सजा देनी है? और आने वाले दिनों के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तब क्या पीटीआई उखाड़ लेगी? तब भी पीटीआई कहेगी आईजी को कि ये ऑफिसर हटा, आईजी कह देगा कि मैं नहीं हटाता। आईजी की इतनी हिम्मत हो जाएगी इनके सामने कि आईजी कहेगा कि मैं नहीं हटाता, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। उसके बाद देखेंगे हम तमाशा ये भी। तभी तो पुलिस वालों के अंदर इतना दमखम आ रहा है ना कि पुलिस वालों को पता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, गवर्नर को पता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को पता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आर्मी चीफ उसके टोले को पता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जब उन्हें पता है कि उनको अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा जाएगा, इसीलिए तो वो हर कानून तोड़ते हुए जा रहे हैं और जो मनमानी है उनकी करते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पता है उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह नहीं होगी। सो ये जो डर नहीं है ना, इसकी वजह से ये सारे के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर इनको डर होता तो फिर देखते कि ये पुलिस वाला एक भी हिलता अपनी जगह से। ये डर की बात होती है, सीधी सीधी बात है। और दूसरी चीज ये है कि डर के हवाले से आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी है कि वो इन तमाम तर मामलात को आगे लेकर चले। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के डर के ऊपर कि मुल्क को कैसे चलाना है। ये डिपेंडेंसी खत्म करनी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नेशनल गार्ड्स बनाने पड़ेंगे और बड़े जल्दी में नेशनल गार्ड्स बनाने पड़ेंगे। और जैसे ही नेशनल गार्ड बन जाएंगे तो ये जो डर होता है ना आर्मी का डर, ये खत्म हो जाएगा। उल्टा आर्मी को डर लग जाएगा नेशनल गार्ड से। सो आर्मी के अंदर ही एक अलग खौफ होगा। सो ये वाला जो डर का फैक्टर है ये कंट्रोल करना पड़ता है। एक जेन्युइन पॉलिटिशियन यही फैक्टर कंट्रोल करता है, उसके बाद जाकर सारी की सारी चीजें मैनेज होती है। सो यहाँ पर जो सिंपल सा फलसफा है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूज करके इलेक्शन को रिक किया जा सके और इलेक्शन को भी पीपल्स पार्टी के फेवर में रिक किया जा सके और मुस्लिम लीग काफ के फेवर में रिक किया जा सके, ताकि मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके। ये जो मोहसिन नकवी आया है ये इसीलिए नहीं आया कि इसको सिर्फ पीटीआई को दबाना है, इसको नून लीग को भी दबाना है, इसको काफ लीग को और पीपल्स पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवानी है, ताकि ये लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर इलेक्शन जीत सके और बाद में जाकर पंजाब के अंदर एक अच्छी खासी कोalition गवर्नमेंट बना सके। सो ये यहाँ पर इस तरह की मैनेजमेंट वगैरह करने के लिए आया है। चौधरी परवेज इलाही को कम ना समझिए, वो किस तरह से डाका मारना चाहता है पंजाब के ऊपर ये भी आपको पता चल जाएगा। इन बेगरत नस्ल लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये जो भी करते हैं अपने मफाद में करते हैं, अपने मफाद के अलावा कुछ भी नहीं करते। ये आप देखेंगे कि ये कैसे डाका मारता है चौधरी परवेज इलाही पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और मोहसिन नकवी के साथ मिलकर। यहाँ पर यह बात भी आपको वाज़ेह रहनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है अगर पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो फेडरेशन में किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए पंजाब से वो लोग मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान को ऑफेंसिव लेना चाहिए था। इमरान खान को ये बैटल सिंध की तरफ और बलोचिस्तान की तरफ लेकर जानी चाहिए थे। उल्टा आसिफ जरदारी यहाँ पर लेकर आ गया पंजाब के अंदर। सो इससे आपको यह भी पता चलता है कि पीटीआई अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को एक्सरसाइज करने में कितनी अनसक्सेसफुल है और उसको पता भी नहीं है कि उसकी बैटल को कहां पर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन जूते खा खा कर जीतेगी, अपनी प्लानिंग की वजह से नहीं जीतेगी, अल्लाह के रहम और मर्सी की वजह से जीतेगी। बहरहाल अब आते हैं मेजर आदिल राजा के ऊपर। आदिल राजा हमेशा कहते हैं कि मारखोर और हरामखोरों के बीच में लड़ाई वगैरह चल रही है, सो मारखोर बेचारे क्या करें। मैं यहाँ पर आपको एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है तारीख के हवाले से। इनफैक्ट 2 किस्से हैं। पहला वाला किस्सा बताता हूँ जर्मनी के हवाले से। जर्मनी की जंग हो रही थी अलाइज के साथ, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पर जब जंग हो रही थी तो अलाइज ने डी डे लैंडिंग कर दी थी। अलाइज फ्रांस के अंदर लैंड
कर चुके थे, फ्रांस के अंदर घुसते हुए जा रहे थे। मेरे ख्याल में जुलाई के अंदर उन लोगों ने लैंडिंग सक्सेसफुल कर दी थी और उसके बाद घुसते हुए जा रहे थे। जुलाई के बाद 3 महीनों तक, सितंबर तक तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जर्मन के फौजियों को मार दिया था एलाइज ने। अब वहां पर जो जर्मन हाई कमांड थी वो स्टिल बिलीव कर रही थी कि हिटलर हमें बचा लेगा, जैसे आजकल की पाकिस्तान की आर्मी की हाई कमांड समझ रही है कि जनरल बाजवा की पॉलिसी ही सही है। तो वहां पर भी जर्मन हाई कमांड यही सोच रही थी। लेकिन कुछ जनरल ऑफिसर्स थे जो आर्मी के अंदर थे, जिनमें आपका जनरल रोमेल आ गया, कर्नल स्टेफनबर्ग आ गया, लुडविग आ गया। सो ये वो जनरल थे जो समझ रहे थे कि यार ये हिटलर हमें मरवा देगा। एक तरफ तो हम सोवियत यूनियन से हार चुके हैं, ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा जो कि उनका सोवियत यूनियन के साथ फ्रंट चल रहा था, और वेस्ट फ्रंट के ऊपर भी एलाइज आ चुके। सो हम सैंडविच बन चुके, दोनों तरफ हम नहीं लड़ सकते। इस वक्त भी जर्मनी के पास 90 लाख से ज्यादा फौज है, 60,000 से ज्यादा एयरफोर्स के जेट्स वगैरह हैं। सो हम एक नेगोशिएशंस डील करते हैं एलाइज के साथ और हम रशियंस को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर एलाइज के साथ हम नेगोशिएशंस करेंगे तो हिटलर को पावर सरेंडर करना पड़ेगा और एलाइज हमें कुछ ना कुछ फेवरेबल टर्म्स के ऊपर राजी कर देंगे और एलाइज हमारे साथ समझौता कर लेंगे और फिर हम सोवियत यूनियन को खदेड़ देंगे। सो ये वो जनरल थे जो सोच रहे थे कि यार ग्राउंड रियलिटी यही बताती है कि अब यही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब हिटलर के सामने ये प्लान प्रपोज किया गया। हिटलर ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हरामजादे, तुम सरेंडर करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, लेकिन रियलिटी बेस्ड प्लान था। उन लोगों ने नहीं माना, हिटलर ने और उसकी हाई कमांड ने नहीं मारा। उन्होंने कहा कि हम बिटर एंड तक जाएंगे, हम आखिरी जर्मन सिपाही तक लड़ेंगे। सो वहां पर जो जनरल थे वो ये सोच रहे थे कि यार ये जो एलाइज आएंगे या रशियंस आएंगे, ये यहाँ पर घरों में घुसेंगे, रेप होंगे, शहर बर्बाद होंगे, जर्मनी पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। सो यहाँ पर बेहतर है कि हमें हिटलर को रोकना चाहिए, हिटलर को फोर्स करना चाहिए कि नेगोशिएशन के ऊपर आए। हिटलर ने भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कर्नल स्टेफनबर्ग। अब कर्नल स्टेफनबर्ग क्या कहता है कि बेहतर यह है कि हिटलर के खिलाफ ही मार्शल लॉ लगा देते हैं, हिटलर की छुट्टी कर देते हैं, हिटलर को उड़ा देते हैं बम से और फिर जर्मनी के ऊपर करते हैं कब्जा। उसके बाद जर्मनी को लेकर जाते हैं नेगोशिएशन टेबल के ऊपर और एलाइज के साथ नेगोशिएशन करते हैं और यहाँ पर लाते हैं एक डेमोक्रेसी जिससे जर्मनी बच जाएगा और सोवियत यूनियन को हम पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि एलाइज के साथ हमारी बातचीत हो चुकी होगी। सो ये वो प्लान था जो कि जर्मन्स वगैरह सोच रहे थे। हालांकि अल्टीमेटली जर्मन्स को ये नहीं पता था कि एलाइज ने ये सोचा हुआ था कि हम बिटर एंड तक लड़ेंगे, मतलब हम जर्मनी से अनकंडीशनल सरेंडर वगैरह एक्सपेक्ट करेंगे, बाकी कोई भी कंडीशन अगर जर्मनी रखेगा तो वो सरेंडर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात थी कि जो अमेरिकन थे वो समझ रहे थे कि अगर जर्मनी कंडीशन के ऊपर सरेंडर कर देता है तो हम सरेंडर एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अमेरिकन का ध्यान था जापान के ऊपर कि हमें जापान को जल्दी से जल्दी हराना है। सो अमेरिकन की ये प्लानिंग थी। सो कर्नल स्टेफनबर्ग समझ गया कि ये हिटलर नहीं मानेगा, अब इसको उड़ाना पड़ेगा। कर्नल स्टेफनबर्ग हिटलर की जो रिजर्व आर्मी थी उसका हेड था, मतलब उसका एक ऑपरेशन था वाल्करी, उसका हेड था और इंचार्ज था। तो कर्नल स्टेफनबर्ग को बार बार वुल्स लेयर जाना पड़ता था, वहां पर हिटलर का बंकर था, वहां पर प्लानिंग वगैरह होती थी वॉर के हवाले से। सो सितंबर से पहले भी हिटलर वहां पर बैटल ऑफ बल्ज की तैयारी कर रहा था कि कैसे एलाइज को रोकना है और कितनी डिवीजन लगेगी, कितनी फौज लगेगी। सो बैटल ऑफ बल्ज की फुल स्केल के ऊपर तैयारियां वगैरह कर रहा था हिटलर। सो यहाँ पर जो कर्नल स्टेफनबर्ग है वो क्या करता है कि बम लगाता है हिटलर की टेबल के नीचे अपने ब्रीफकेस के अंदर और उस बम को टाइमर के साथ सेट करता है। 15 मिनट के बाद वो बम फटेगा और हिटलर के करीब जाकर रख देता है और बाहर निकल आता है। फिर वो बम ब्लास्ट होता है। हिटलर की किस्मत अच्छी होती है कि उस दिन जो मीटिंग हो रही थी वो बंकर के अंदर नहीं हो रही थी, वो एक वुडन बेस्ड शेल्टर के अंदर हो रही थी, जिसकी वजह से बम का इतना प्रेशर नहीं जनरेट हो पा रहा था जो हिटलर मर सके। वरना एक्चुअली में बम का डिजाइन ऐसा था कि इतना प्रेशर जनरेट कर लेगा कि हिटलर की हड्डियों का कचूमर बन जाना था और जिसकी वजह से हिटलर की मौत हो जानी थी। लेकिन बम का प्रेशर नहीं बना क्योंकि वहां पर ग्लास विंडोज थी, सारा का सारा प्रेशर बाहर निकल गया। सो अल्टीमेटली हिटलर बच गया। कर्नल स्टेफनबर्ग आया, वहां पर सब कुछ करने की कोशिश की, मार्शल लॉ वगैरह लगाने की कोशिश की, बर्लिन के अंदर वुल्स लेयर की कम्युनिकेशन बंद करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली हिटलर कामयाब हो गया और इस मार्शल लॉ को कुचलने में हिटलर कामयाब हो गया। अल्टीमेटली जनरल फॉर्म आया, उसने कर्नल स्टेफनबर्ग को, जनरल लुडविग को, इन सबको अरेस्ट किया और इनके जितने भी असिस्टेंट्स वगैरह थे उन सबको अरेस्ट किया, उन सबको एग्जीक्यूशन वगैरह करवा दी, उनको मरवा दिया। बाद में जाकर एक और पर्ज लॉन्च किया गया जिसमें जनरल रोमेल को भी पकड़कर मरवा दिया गया। सो जो मार्कोर है ना वो इस तरह के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर मार्कोरों ने इस तरह के काम किए हुए थे कि कभी कभार आपको ये काम भी करना पड़ता है अपने मुल्क के हवाले से, क्योंकि जब कोई फौजी या फौजियों का टोला पागल हो जाए तो पागल कुत्तों का इलाज बंदूक की गोली होती है। इसी तरह से आप देख लीजिए जनरल जिया के हवाले से, जनरल जिया ने फौजी ताकत के ऊपर पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। बड़े लोग कहते हैं कि जनरल जिया अच्छा था, बुरा था, जो भी था तो डिक्टेटर ही। इनफेक्ट जो भी डिक्टेटर पाकिस्तान के ऊपर आया उसने अमेरिका की मदद से ही पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। डिक्टेटरों का जो उसूल रहा है ना वो ये रहा है कि उन्होंने फॉरेन पावर से हाथ मिलाया, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको पता है कि डिक्टेटरों की पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई मकबूलियत वगैरह नहीं होती है। सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से, फॉरेन पावर से यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर
अंदर फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है। कभी ये सऊदी से हाथ मिला लेते हैं, कभी ये अमेरिका से हाथ मिला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अयूब का जो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया गया था वो अमेरिकन ने किया। सो अयूब ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश की। इसी तरह से जो जनरल ज़्यादा, उसने भी अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश की। सिमिलरली आपका जो जनरल मुशर्रफ था, उसने भी अमेरिका के तलवे चाटकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश की। इसी तरह से जनरल बाजवा ने भी अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं आपको जनरल बाजवा के हवाले से बता देता हूँ, एमन जवारी के हवाले से। मैं ये जो रिपोर्ट बना रहा था ना टेररिज्म के ऊपर, सो यहाँ पर मुझे बड़े क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया है, इसको कोई और वेरीफाई करना चाहे तो कर सके। एक्चुअली में जनरल बाजवा को जून के अंदर पता चल चुका था कि एमन जवारी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और हक्कानीज के साथ मौजूद है। एक्चुअली में हक्कानीज ने पाकिस्तानी आर्मी को अनकंडीशनल एक्सेस दिया हुआ था अफगानिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हंट करना चाहती थी टीटीबी की लीडरशिप को। हक्कानीज चाहते थे कि आप बातचीत कर ले। हक्कानीज ने ही सारा का सारा पीस डायलॉग वगैरह फैसिलिटेट किया हुआ था। सो यहाँ पर जितने भी एजेंट थे उन लोगों ने क्या कर दिया कि उन्होंने एमन जवारी को ट्रैक कर लिया। एमन जवारी की इंफॉर्मेशन आईएसआई के पास आई, आईएसआई से ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई जनरल बाजवा के पास। जनरल बाजवा ने इस इंफॉर्मेशन को अमेरिका के साथ एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया कि मैं आपको एमन जवारी तक पहुंचा देता हूं, एमन जवारी को आप मार सकते हैं, अल्टीमेटली आपको मुझे थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी। सो एमन जवारी का मर्डर जनरल बाजवा ने फॉर पॉलिटिकल लेवरेज वगैरह इस्तेमाल किया। सो ये आपके जहन में बात क्लियर होनी चाहिए। सो ये वो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं जो आपके जनरल्स करते हैं, अमेरिका के सामने किसी न किसी टेररिस्ट को भेज दिया अमेरिका का फेवर हासिल करने के लिए, और इसी तरह से वो अमेरिका के फेवर की मदद से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जून में इसको पता चला था, मेरे ख्याल में जुलाई या अगस्त के अंदर इसने एग्जीक्यूशन वगैरह करवा दी थी, और जिसकी वजह से आपका पीस डायलॉग वगैरह खत्म हो चुका था। वरना इस बार हक्कानीज बड़ी तैयारी से आए हुए थे। हक्कानीज ने यह सोचा हुआ था कि किसी न किसी तरह से टीटीबी के मसले हल करना है और टीटीबी को पाकिस्तान के अंदर जाकर दोबारा से सेटल करवाना है, और ये लड़ाई झगड़ा ये सारा का सारा किस्सा खत्म करना है। सराज हक्कानी ने तो टीटीबी को बड़ी मतलब तड़िया चाट दी थी कि बस ये लड़ाई झगड़ा मुकम्मल खत्म होना है, सब कुछ खत्म होना है, आपको सरेंडर करना है और आपको अपने घरों में जाना है, आपको वहां पर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, आपको वहां पर सारी की सारी चीजें सेटल करनी है। सीधी सीधी बात है। सराज हक्कानी इतना प्रेशर डाल रहा था टीटीबी की लीडरशिप के ऊपर। सो ये मामला हल हो जाने थे, लेकिन जनरल बाजवा को अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखा, इसीलिए उसने एमन जवारी के ऊपर हमला करवा दिया। नेट रिजल्ट ये निकला कि सराज हक्कानी को भी अंडरग्राउंड जाना पड़ा और नूर वली महसूद जो कि टीटीबी का हेड था उसको भी अंडरग्राउंड जाना पड़ा, और इन दोनों को अंडरग्राउंड जाने की वजह से इनकी जो दूसरी लीडरशिप थी, जो कि ग्रुप्स थे जो इनके अंडर ऑपरेट करते, वो ज्यादा ताकतवर हो गए और पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़े लेवल के ऊपर दहशतगर्दी वगैरह हो गई। सो यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो टीटीपी होती है इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, और आपका लड़ाई झगड़ा सिर्फ टीटीपी के साथ नहीं चल रहा, आपका लड़ाई बीएलए के साथ भी चल रही है, टीटीपी के साथ भी चल रही है, और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर का फैक्शन है, उसके खिलाफ भी आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आईएसकेपी के साथ भी आपका अलग से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसके अलावा लश्कर जंगवी जो पंजाब के अंदर मौजूद है, इनका अलग झगड़ा चल रहा है। जैश ए मोहम्मद के जितने भी टेररिस्ट हैं वो भी टीटीपी आईएसकेपी के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनका अलग से फंडाब के साथ चल रहा है। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आपके खिलाफ ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए। सो बहरहाल जितने भी डिक्टेटर होते हैं वो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सो जनरल जिया भी यही कर रहा था। सोवियत यूनियन की जंग में अमेरिका के लिए फेवरेट बन चुका था, वॉर ऑन टेरर में जनरल मुशर्रफ अमेरिका के लिए फेवरेट बन चुका था। सो जब सोवियत यूनियन की जंग खत्म हो गई, इसी तरह से वॉर ऑन टेरर की जंग खत्म हो गई, तो अमेरिका की डिपेंडेंसी पाकिस्तान के ऊपर कम हो गई। जब डिपेंडेंसी कम हो गई तो आर्मी के ऊपर रिलाय करना कम कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर जनरलों ने उल्टे सीधे तमाशे करना शुरू कर दिए पाकिस्तान के अंदर कि हमें सपोर्ट करो। सो अमेरिका ने जनरल जिया का इलाज ये निकाला कि जनरल जिया इलेक्शन वगैरह नहीं करवा रहा था, कोई भी रास्ता नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि इलेक्शन हो गए, कोई गवर्नमेंट आ गई तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। सो अल्टीमेटली अमेरिकन ने कुछ ही पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन किया, उस टाइम के मार्कोर थे, और उन्होंने बम रख दिया जनरल जिया के जहाज में, और उस बम से इल्ला माशाल्लाह पूरी की पूरी जनरल जिया की टोला ही उड़ गया। वो सारी की सारी लीडरशिप उड़ गई जिन्होंने पाकिस्तान को मैनेज करके रखा हुआ था। उसका डीजीआईएसआई उड़ गया, उसके डीजीसी वगैरह, उसके जो भी मिलिट्री जुंटा के ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तान को मैनेज करके रखा हुआ था, वो सारे के सारे उड़ गए। सो इस तरह से कभी कभार डिक्टेटरों का भी सफाया किया जाता है। इसी तरह से आपको इजिप्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। सदर मुर्सी के हवाले से बात करते हैं। सदर मुर्सी अख्वानुल मुस्लिमीन का बंदा था। अख्वानुल मुस्लिमीन के ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस वगैरह है, लेकिन इजिप्ट के अंदर एक नेचुरली अपनी रिलायंस है इस्लामिक फिलोसफी के ऊपर। अब इजिप्ट के अंदर 2 से 3 चीजें जो कंट्रीब्यूट करती हैं वहां की कॉन्फ्लिक्ट को। पहली कॉन्फ्लिक्ट उनकी ये है कि वहां पर जो इस्लामिक लीडर है उनको सप्रेस किया जाता है, और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इजिप्ट के अंदर एक नेशनलिस्ट व्यू को प्रमोट किया जाता है जो कि वहां की आर्मी वगैरह करती है, जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तानियत है उसको प्रमोट करती है। लेकिन इजिप्ट के अंदर बहुत अच्छे खासे रिलीजियस स्कॉलर हैं जिनको वहां की आर्मी सप्रेस करना चाहती है। तीसरा व्यू ये है कि अख्वानुल मुस्लिमीन जैसी तंजीमें जिसका ईरान के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होता है, उनकी पॉलिटिकल तंजीमों को भी दबा
दबाने की कोशिश की जाती है। चौथा व्यू जो कंट्रीब्यूट करता है इस इजिप्ट की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो कंट्रीब्यूट करता है इसराइल का और वेस्ट की लॉबी, क्योंकि इसराइल और वेस्ट की लॉबी चाहती है कि सुइज कैनाल इधर से उधर ना हो। सुइज कैनाल से उनका बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, सो सुइज कैनाल के ऊपर वो कंट्रोल रिटेन करना चाहते हैं। सो इस तरह से इजिप्ट के अंदर तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं और अमेरिका की इजिप्ट के ऊपर अलायंस भी बहुत ज्यादा है। सो यहाँ से ये पता चलता है कि अमेरिका इजिप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि अख्वानुल मुस्लिमीन का जो बंदा था इजिप्ट के अंदर, सदर मुर्सी, वो सदर बन गया। जब वो सदर बन गया तो उसने वो स्टेप्स लेना शुरू कर दिए जो अमेरिकन इंटरेस्ट, वेस्टर्न इंटरेस्ट और इजरायली इंटरेस्ट को सूट नहीं करते थे। इजिप्ट की फौज के अंदर सारे के सारे भरे पड़े हुए थे अमेरिका के पिट्ठू, जैसे पाकिस्तानी फौज के अंदर भरे पड़े। सो वहां पर उन्होंने क्या किया कि वहां पर उसके खिलाफ मार्शल लॉ लगवा दिया। मार्शल लॉ पता है कैसे लगा है? पहले इजिप्ट की फौज ने 3-4 मुजाहरे करवाए, मुजाहरे करवाकर पूरी दुनिया के अंदर न्यूज फैलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया था इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने से पहले। वहां पर प्रोपेगेंडा किया गया पूरी दुनिया के अंदर कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों के ऊपर आ गए और मोहम्मद मुर्सी का धड़म तख्ता होने वाला है। मोहम्मद मुर्सी की गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस लूज कर गई है, मोहम्मद मुर्सी वहां की इकोनॉमी को चेंज करने में नाकाम गए। सो 4 करोड़ से ज्यादा लोग उस स्क्वायर के ऊपर आ गए। अगर उस स्क्वायर की लेंथ विड्थ सारी की सारी मापी जाए तो वहां पर 4 करोड़ लोग खड़े ही नहीं हो सकते, 4 लाख लोग भी नहीं खड़े हो सकते थे। इनफैक्ट वहां पर जो 25,000 से भी कम लोग खड़े हुए थे और उसके नतीजे में इजिप्ट की मिलिट्री ने अल्टीमेटम दे दिया कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे अगर आपने मुजाहिरीन के साथ बातचीत ना की। ये ड्रामे देखिए आप वेस्टर्न कंट्रीज के मार्शल लॉ कैसे लगवाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा दिया, वहां पर ड्रामा कैसे किया। फिर गवर्नमेंट को धमकी दी गई कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने बातचीत की, मुजाहिरीन तो आए इसीलिए थे कि बातचीत नहीं करनी है ताकि मार्शल लॉ लग जाए। जैसे पाकिस्तान के अंदर पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस मूवमेंट ने किया था, भुट्टो के साथ बातचीत भी नहीं की। अल्टीमेटली भुट्टो की भी अपनी बहुत ज्यादा गलतियां थी, लेकिन अल्टीमेटली फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया और वो भी सारा का सारा ड्रामा प्लेन था। जनरल याया ने भी यही किया था। जनरल याया ने भी पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे मुजाहरे करवाए थे जनरल अयूब के खिलाफ, ताकि अयूब को कमजोर किया जा सके, अयूब की छुट्टी की जा सके और जनरल याया आकर पावर में बैठ जाए। इसी तरह से ये सारे के सारे जो भी प्लेन्स वगैरह होते हैं, ये आपकी बैरूने मुमालिक, आपकी आर्मी के साथ, आपकी गद्दार आर्मी के साथ, इनफैक्ट गद्दारों का टोला है फौज, इनके साथ मिलकर ये सारे के सारे प्लेन्स वगैरह एग्जीक्यूट करती है। ये पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होता, ये पूरी दुनिया के अंदर, मतलब हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये लोग ये सब कुछ करते हैं। अब मुर्सी को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया और मार्शल लॉ लगा दी, और सिर्फ इसलिए कि 10,000 लोगों ने मुजाहरा कर दिया था मुर्सी के खिलाफ। उसके बाद इजिप्ट के अंदर जनरल सिसी आ गया। अब जनरल सिसी आ गया तो उसको पहले करनी थी इमेज बिल्डिंग। अब वहां का भी एक डीजी आईएसपीआर था, वहां पर भी एक आईएसपीआर का डिपार्टमेंट था। उसने मीडिया के अंदर खबरें लगवाना शुरू कर दी, इजिप्ट तबाह हो रहा था, इजिप्ट को बचाने के लिए मैं आया हूँ, इजिप्ट को मैं देखिएगा कितनी तरक्की दिलवा देता हूँ, इजिप्ट की ये कर दूंगा, इजिप्ट की वो कर दूंगा। उसके बाद इजिप्ट वालों ने पैसे मांगना शुरू कर दिए सऊदी अरब से। सऊदी अरब से जब पैसे मांगे उसके बाद अपने ही डिप्टी को बोलता है कि $1 बिलियन तुम्हें यहाँ ट्रांसफर करना है मेरे स्विस बैंक अकाउंट में, और $1 बिलियन मेरे उस वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये सिसी कर रहा है इजिप्ट की आवाम के साथ, और मुर्सी को भेज दिया फारसी की तख्ते के ऊपर और एक कोर्ट बिठाई माशाल्लाह पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जैसी थी, और मुर्सी के खिलाफ केस चलवाया, वो भी झूठा, और उसके बाद मुर्सी को फांसी की सजा वगैरह दिलवा दी गई। सो वहां पर भी मतलब इस तरह का ऑपरेशन रेजिम चेंज वगैरह हुआ और ऐसे एग्जीक्यूट किया गया, और सिसी ने वहां पर हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये जितने भी डिक्टेटर आते हैं ना, अमेरिका इनको रखता ही इसीलिए और लाता भी इसीलिए कि ये कमजोर होते हैं। अब अमेरिका का काम ये था कि मुर्सी को हटाना था, मुर्सी को हटाने के लिए सिसी का इस्तेमाल तो कर दिया। अब अमेरिका का एक और इंटरेस्ट है इजिप्ट के हवाले से कि आपको इजराइल को सर्टेन और कंसेशन देनी है, आपको अमेरिका को कंसेशन देनी है, आपको ये प्रोजेक्ट चाइना के साथ नहीं करना। सो इन पॉलिसीज के ऊपर अमेरिका ने अब दोबारा से सिसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जैसे जनरल बाजवा को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जैसे जनरल मुशर्रफ को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जनरल अयूब को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जनरल जिया को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। सो सिसी को दोबारा से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। अब सिसी को कह रहे हैं कि चीन से दूरी रखो, ये पॉलिसी ना अपनाओ, ये पॉलिसी अपनाओ, और उसके अलावा सुएज कैनाल को इंटरनेशनल कंपनीज के हवाले से खोल दो ताकि इंटरनेशनल कंपनीज आकर यहाँ पर और ज्यादा प्रॉफिट वगैरह बना सके। सो ये वो फैसले हैं जो अमेरिका यहाँ से करवाना चाहता है। अब इसके लिए इन्होंने कह दिया कि अब तुम्हें जमहूरियत वापस लानी पड़ेगी, इलेक्शन करवाओ। अब इसको पता है कि इलेक्शन डिक्टेटर की मौत है, सिसी का कोई ज्यादा ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। अगर इलेक्शन करवाएगा तो कोई ना कोई दूसरी जमात आ जाएगी, एक और पावर स्टेक होल्डर आ जाएगा, जिसकी वजह से सिसी का कंट्रोल लूज हो जाएगा। और अमेरिका को भी पता है कि इलेक्शन सिसी या डिक्टेटर वगैरह करवा नहीं सकता। सो अमेरिकन ये प्रेशर डालेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, हम तुम्हें पकड़ेंगे, हम इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बिठाएंगे, तुम्हें आइसोलेट कर देंगे। सो डिक्टेटर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिकन लाए भी खुद थे डिक्टेटर को, दोबारा से उसी डिक्टेटर को ब्लैकमेल करें ताकि अपने इंटरेस्ट इसी डिक्टेटर से सर्व करवाए जा सके। सो ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी होती है, पूरी दुनिया के लिए जमहूरियत का डंडा पीटते रहते हैं, लेकिन ये डिक्टेटर खुद लाते हैं, उनको ब्लैकमेल भी खुद करते हैं, उनसे अपने काम निकलवाते हैं और बाद में चाहकर उनको बम से उड़वा भी देते हैं। यहाँ पर मैं आपको जनरल जिया का किस्सा बताता हूँ। जनरल जिया को जब पता चल गया कि अमेरिकन और सोवियत के दरमियान बात हो रही है, सोवियत अफगानिस्तान से विड्रॉ करने वाले,
वाले। उसके बाद जनरल जिया को पता चल चुका था कि मेरी जरूरत अब अमेरिका को नहीं है, अमेरिकन मेरे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद जनरल जिया का अख्तर अब्दुल रहमान ISI का हेड था, उसको जनरल जिया कहता था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। सामने पेड़ थे वो कटवा दिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगवा दी, अपने गार्ड्स बढ़वा दिए, सब कुछ करवा दिया। और उसको पता था कि अब अमेरिकी मेरे पीछे आ रहे हैं, अब मेरी मंजी ठोक के रखेंगे अमेरिकी। सो जनरल जिया को अपने मरने से 2 महीने 3 महीने पहले पता चल चुका था कि मेरी मंजी ठोकने वाले। अब जनरल जिया ने जितने भी प्रिकॉशन वगैरह लिए, अल्टीमेटली ये हुआ कि जनरल जिया को जहाज में बम से उड़ा दिया गया। हालांकि यहाँ पर जनरल जिया जहाज के अंदर बैठ नहीं रहा था, जनरल जिया खींच कर अमेरिकन एम्बेसडर को अपने साथ बिठा गया ताकि मैं भी उड़ूं तो मेरे साथ अमेरिकन एम्बेसडर भी उड़े। और अमेरिकन एम्बेसडर भी बैठना नहीं चाहता था, लेकिन जनरल जिया खींच कर उसको अपने साथ जहाज में बिठा गया। हालांकि अमेरिकन एम्बेसडर को भी शक था कि इस जहाज में बम है, जनरल जिया को भी शक था कि इस जहाज के अंदर बम है, और इसीलिए ये एक दूसरे से दूर होना चाहते थे। लेकिन फिर भी जनरल जिया खींचकर अमेरिकन एम्बेसडर को जहाज के अंदर ले गया। सो डिक्टेटर्स काफी ज्यादा ताकतवर नहीं होते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फॉरेन पावर उनको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं फॉरेन पावर के ऊपर बजाय कि अपनी लोकल पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करे। सो ये इस तरह से आपका सिस्टम वगैरह चलता है। अब पाकिस्तान के अंदर भी आपकी जितने भी यहाँ के सिस्टम है, यानी बिलावल जरदारी, वो भी यही करने के हवाले से सोच रहा है। वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहा है और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सोच रहा है कि मैं अपनी पार्टी को रिवाइव कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर। सो ये वो सारी की सारी गेम है वो पीपल्स पार्टी ने डाली हुई है। नवाज शरीफ बेचारा तो बच्चा है, उसको पता भी नहीं है कि उसकी भी मंजी ठोक देंगे। जिस दिन पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत हो गई, दूसरा शिकार पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ होगा। सो नवाज शरीफ नूली का टोला ये ना समझे कि इन लोगों को बख्श दिया जाएगा, इनकी भी मंजी ठोक के रख देंगे पीपल्स पार्टी वाले। यही बात आप देख लीजिए यूक्रेन के हवाले से। अब ये जो यूक्रेन का सदर था ज़ेलेंस्की, ये अपनी अवाम को कहकर आया था कि मैं अमन की बात करूंगा, किसी भी जंग में नहीं धकेलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं अमन और प्यार मोहब्बत की बात करूंगा, कोई भी जंग वगैरह नहीं होगी। अवाम ने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, अमन की बात करता है, और करप्शन के खिलाफ बात की थी इसने। फिर इसने वोट वगैरह ले लिए। एक प्रो रशियन हेड था यूक्रेन का, उस बेचारे को हटा के उसके खिलाफ कू वगैरह करके वोट लेकर ड्रामेबाजी करके अपने यहाँ पर गवर्नमेंट ले ली। गवर्नमेंट लेने के बाद दूसरे ही दिन रशिया के साथ पंगे लेना शुरू कर दिया। जैसे ही रशिया के साथ झगड़ा वगैरह करना शुरू कर दिया, तो वहां की आवाम ने यह सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो हमसे कह के गया था कि ये अमन की बात करेगा, और इसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और ये ज़ेलेंस्की भी वैसा ही पीस है यूक्रेन के अंदर जैसे सिसी है इजिप्ट के अंदर और बिलावल है आपके पाकिस्तान के अंदर। अब इसने जो जंग वगैरह करना शुरू कर दी, अल्टीमेटली पूरी दुनिया से पैसे लेना शुरू कर दिया। अब जंगों से देखो फायदा कैसे हासिल किया जाता है। वहां पर सिसी ने भी बड़े अमेरिका से पैसे वैसे लिए और उस सारे के सारे पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में डालता गया। जनरल अब्दुल रहमान ने भी, जो कि DG ISI था सोवियत यूनियन के टाइम के ऊपर जनरल जिया के अंडर में, उसको भी $200 मिलियन दिए गए थे सोवियत फंड के हवाले से कि सोवियत मुजाहिदीन की मदद करनी है। उसने वो सारे के सारे फंड आपके जो अकाउंट है स्विस में वहां पर ट्रांसफर कर दिए थे। और उसके बेटे जो हुमायूं बैठा हुआ है मलिक, वो सारा का सारा माल खाता फिर रहा है अपने बाप का, और वो $200 मिलियन सोवियत अफगान के लिए आए थे, अमेरिका की तरफ से आए थे। सो इसी तरह से जो ज़ेलेंस्की है, इसने भी यही किया। इसको भी जितने पैसे मिले, जनरेटर मिले, खाने पीने की चीजें मिली, वो भी सारी की सारी वहां पर बेचना शुरू कर दी उसने, और वहां से पैसे बनाना शुरू कर दिया और पैसों को दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। सो ज़ेलेंस्की भी ने भी करप्शन करना शुरू कर दी। अल्टीमेटली दुनिया से पैसे कमाए, अपनी आवाम को मरवाया, कुछ भी हासिल नहीं किया और फिर पैसे कमाना शुरू कर दिए। इसी तरह से आप 2008 से 2013 तक का पीपल्स पार्टी का सफर देख लीजिए। इन लोगों ने भी जंगे करवाई और उसमें से कैरी लूगर बिल के नाम के ऊपर पैसे ऐडने की कोशिश की। $1 बिलियन हमें दे दो, $4 बिलियन आर्मी को दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह से पैसे ऐडने की कोशिश की। इसी तरह से जो फ्लड रिलीफ का फंड आ रहा है, वो भी ये हड़प करने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हम यहाँ से ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, वैसे ले लेंगे। सो ये जितना भी काम किया जाता है लिबरल्स की तरफ से, ये सरासर मतलब अपना पैसा कमाना, अमेरिका के पिट्ठू रहना, माल बनाना, इस हवाले से किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, उससे सबसे ज्यादा नफरत इंडिया के लोग करते हैं और बीजेपी से मोहब्बत करते हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर भी बहुत ज्यादा करप्ट टोला है, इनके अंदर भी करप्शन की इंतहा है। वो अपने हिंदू सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जिस तरह की करप्शन कांग्रेस के अंदर है, जिस तरह की एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के लोगों की कांग्रेस करती थी, इस तरह से बीजेपी नहीं करती। बीजेपी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी अपने मुल्क के अंदर भी कुछ ना कुछ लगाती है। और बीजेपी ने जितने भी बिजनेसमैन क्रिएट किए, वो इंडिया के नेशनल है और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करती थी कि वो बिजनेसमैन क्रिएट करती थी जो अमेरिका के सपोर्ट के ऊपर हो, जो अमेरिका के ज्यादा क्लोज हो। सो इस वजह से कांग्रेस से इंडिया की आवाम नफरत करती है और बीजेपी से ज्यादा एफिलिएट महसूस करती है। वजह यह कि बीजेपी उनको लगता है कि उनकी नेशनल जमात है, वहां की एक नेशनल पार्टी है। बहरहाल ये आपकी ओवरऑल पिक्चर, कैसे डिक्टेटर काम करते हैं, कैसे अमेरिका मदद करता है डिक्टेटरों की, और डिक्टेटर कैसे रिलाय करते हैं फॉरेन पावर के ऊपर ताकि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज कर सके। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।